नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे, हम अब टॉपिक आज शुरू करेंगे जलमंडल। और जलमंडल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिस तरह से स्थल मंडल आपका महत्वपूर्ण है, उसी तरह से जलमंडल से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, जलमंडल इसको कहें, चाहे हम हाइड्रोस्फीयर भी इसको बोल सकते हैं। तो जलमंडल या इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो देखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रश्न इसमें बन सकते हैं, वही आपको जानना है जलमंडल के बारे में। ठीक है, तो देखिए, जलमंडल में सबसे पहली चीज तो हम जानेंगे कि जलमंडल होता क्या है, इसका क्या 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 है, विस्तार है, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें क्या है, उच्चावच पाए जाते हैं। उच्चावच, जिस प्रकार से आप देखेंगे भूपृष्ठ की ऊपरी सतह पर आप देखेंगे कहीं कहीं पर ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, कहीं पर पठारी क्षेत्र, मैदानी भाग, इस तरह से ये भूपृष्ठ के ऊपर आप देखते हैं, ऊपरी सतह पर आप देखेंगे। लेकिन इसी तरह की स्थिति क्या होती है, महासागरों की तली में भी ध्यान रखना, इस तरह की आकृति दिखाई देती है। तो इस प्रकार की स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उच्चावच। तो महासागरीय उच्चावच या समुद्री उच्चावच की भी हम बात करेंगे। तो पहले हम जानेंगे क्या स्थिति है, जलमंडल कितने महासागरों में विभाजित है, कौन सा सबसे बड़ा महासागर है, कौन सा सबसे छोटा महासागर है, या महासागरों के किनारों पर कौन कौन से सागर नजर आते हैं। तो उन सागरों को भी थोड़ा सा जान लेंगे तो एग्जाम के हिसाब से आपका अच्छे नोट्स बन जाएंगे। तो देखिए, उच्चावच की बात करें, हम विस्तार पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे किसकी, उच्चावच की, ओशनिक रिलीफ फीचर्स की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे किसकी, लवणता की बात करेंगे, सैलिनिटी की हम बात करेंगे। किस प्रकार से लवणता से पूछा जाता है कि भूमध्य सागर से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है, या लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो सैलिनिटी को इफेक्ट करते हैं। क्या वाष्पीकरण प्रभावित करता है, क्या सूर्य का सीधा प्रकाश प्रभावित करता है, या समुद्र के अंदर जो लहरें चलती हैं वो प्रभावित करती हैं, या तापमान प्रभावित करता है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं, ये किसको प्रभावित करते हैं, लवणता को प्रभावित करते हैं। सीधी सी बात है, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लवणता कहां पर पाई जाएगी, सबसे ज्यादा लवणता कहां पर पाई जाएगी, ये भूमध्य रेखा है, और ये दोनों तरफ क्या है, ध्रुव है। और आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लवणता कहां पाई जाएगी, तो सीधी सी बात है, आपके दिमाग में कौन सा क्वेश्चन आएगा, जहां पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा पड़ेगा वहीं पर सबसे ज्यादा लवणता पाई जाएगी, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा वाष्पीकरण होगा। जहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा वहां पर ज्यादा वाष्पीकरण होगा, और जहां पर ज्यादा वाष्पीकरण हो जाएगा तो वहां पर लवणता ज्यादा पाई जाएगी। तो भूमध्य रेखा पर लवणता ज्यादा पाई जाएगी, यही आपके दिमाग में होगा। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है। भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा लवणता नहीं पाई जाती, क्योंकि भूमध्य रेखा पर वाष्पीकरण तो ज्यादा होता है, एवेपोरेशन तो ज्यादा होता है, लेकिन वर्षा भी ज्यादा होती है, और वर्षा ज्यादा होगी तो उस लवणता को क्या कर देगी, कम कर देगी। तो ध्यान रखना, हालांकि सामान्यतः ये माना जाता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अगर जाते हैं तो लवणता की मात्रा में क्या होगी, कमी होती चली जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता, भूमध्य रेखा पर भी लवणता कम पाई जाती है। भूमध्य रेखा से ऊपर 20 से 30 और भूमध्य रेखा से नीचे 30 से 40 अक्षांशों के बीच में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास जहां पर वाष्पीकरण तो ज्यादा होता है लेकिन वर्षा कम होती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करवाऊंगा कि लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले उच्चावच की।
उच्चावच की बात कर लेंगे कि समुद्र के अंदर किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उच्चावच है और इनसे कैसे प्रश्न आपके आते हैं। फिर हम बात करेंगे लवणता की और उसके बाद हम बात करेंगे महासागरीय धाराओं की भी बात करेंगे। महासागरीय धाराएं, ओशिनिक करेंट्स की हम बात करेंगे। ओशिनिक करेंट्स क्या होती हैं, क्या इनसे प्रश्न आपके बनते हैं। कहाँ पर ठंडी जल धाराएं पैदा होती हैं, कहाँ पर गर्म जल धाराएं चलती हैं, ठंडी जल धारा के क्या परिणाम होते हैं या गर्म जल धारा की क्या परिस्थितियां बनती हैं, या कौन सी जल धारा कहाँ पर पाई जाती है, या पूछ लेंगे अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कौन सी जल धारा चलती है, या पूछ लेंगे हम्बोल्ट जल धारा कहाँ पाई जाती है, बेंगुला जल धारा कहाँ पर पाई जाती है, क्यूरोसियो काली जल धारा कहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरह से इन जल धाराओं के कुछ नाम और इनकी लोकेशन भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि और कौन सी ठंडी है और कौन सी गर्म जल धारा है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है एक बार कि यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं, तो यूरोप का गर्म कंबल एक जल धारा को ही बोलते हैं, तो वो जल धारा भी आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, महासागरीय धाराओं को हम विस्तार से पढ़ेंगे कि भूपृष्ठ पर कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जलधारा क्यों ठंडी और क्यों गर्म है, इस तरह से भी आपसे पूछा जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, महासागरों की बात करेंगे। तो महासागरों की जब हम बात करेंगे, एक एक महासागरों के बारे में हम जानेंगे। तो महासागरों के बारे में जानते समय पहली चीज़ तो महासागरों की विशेषताएं हम जान लेंगे। कौन सा महासागर ज़्यादा लंबी है, कौन सा महासागर बड़ा है, कौन सा महासागर वी आकार का है, कौन सा महासागर एस आकार का है, कौन सा ओ आकार का है, या इनकी में कौन कौन से प्रमुख द्वीप पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रमुख जल संधियाँ पाई जाती हैं, तो कौन कौन से प्रमुख गर्त पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रमुख द्वीप हैं, और महासागर में कौन कौन सी प्रमुख जल संधियाँ आपकी दिखाई देती हैं। तो ये भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, इसके बारे में भी जानेंगे महासागरों के बारे में। ठीक है, तो ये पार्ट रहेगा आपका कौन सा, जल मंडल वाला पार्ट रहेगा। तो जल मंडल में हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे। उच्चावच पढ़ेंगे, महासागरीय उच्चावच की बात करेंगे, लवणता की बात करेंगे, महासागरीय धाराओं की भी बात करेंगे, और उसके बाद महासागरों की विशेषताओं की भी बात करेंगे। तो ये 4 पार्ट आपको इसमें से पढ़ने हैं। उसको हम अब शुरुआत करते हैं कि क्या स्थिति बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसी स्थिति बनती है कि हम पृथ्वी के अगर पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृथ्वी के पृष्ठ क्षेत्रफल को ऑलरेडी हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ चुके हैं। 2 भागों में इसको विभाजित हम कर लेते हैं। मान लीजिए एक तो आप जानते हैं क्या है, जल मंडल है, जल से घिरा हुआ भाग है, कितना है 70.8% भाग पृथ्वी का किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। और अगर हम बात करें स्थल मंडल की, स्थल मंडल की अगर हम बात करें तो आप जानते ही हैं यहाँ पर लगभग 20 दशमलव, या ये कहें साधारण भाषा में 21 लिख सकते हैं, 29.9, 29.9% भाग क्या है, ये आपका स्थल मंडल वाला भाग इसको कहलाता है। 29.2, और ये 7 महाद्वीपों में विभाजित है, 7 महाद्वीपों में। तो इसकी चर्चा करने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम बात करें किसकी, जल मंडल की। 70% या 71% भाग, ध्यान रखना, किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। और जल मंडल जो है वो कितने महासागरों में है, इसकी अगर बात करें तो ध्यान रखना,
जलमंडल 5 महासागरों में विभाजित है। 5 महासागरों में आता है। कौन कौन से 5 महासागर आ जाएंगे? सब लोग जानते हैं, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है अटलांटिक महासागर। तीसरे स्थान पर आ जाता है हिंद महासागर, हिंद महासागर। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये तीनों महासागर मिलकर 90% भाग जो है वो कुल स्थल जलमंडल का 90% भाग कितने महासागरों में शामिल है? तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में आता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें 4 नंबर पर आ जाएगा अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर। और 5वें नंबर पर आ जाएगा आर्कटिक महासागर या उत्तरी महासागर। तो ये 5 महासागर हैं। इन महासागरों की विशेषता हम पढ़ेंगे ही। कौन सा महासागर सबसे बड़ा महासागर है, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे गहरा है, कौन सा सबसे ठंडा है, किसकी लवणता सबसे ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हम इनमें पढ़ेंगे आगे जाके। तो अभी यहाँ पर मोटी मोटी चीज़ें ध्यान रखें। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर मिलकर कुल जल क्षेत्र का, कुल जलमंडल का 90% भाग घेरे हुए हैं। 90% भाग इन तीनों महासागरों के अंदर आता है। और इनमें प्रशांत महासागर की आपको पता होगा सबसे बड़ा, सबसे गहरा और ध्यान रखना ये ओ आकार का महासागर है। सबसे बड़ा और सबसे गहरा। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा। दूसरा सबसे बड़ा है लेकिन ये कैसा है? एस आकार का कहलाता है। और हिंद महासागर एकमात्र महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, इंडियन ओशियन इसको बोलते हैं। तो ये वी आकार का या ये कहें एम आकार का महासागर कहलाता है। तो ये कुछ ध्यान रखें। शुरुआती पृथ्वी के पृष्ठ क्षेत्रफल को आपको पता ही है, जल मंडल और स्थल मंडल 2 भागों में बांट लेते हैं और आपसे पूछा जाता है कि क्या स्थिति बनती है। अब इसी को थोड़ा सा देखिए आगे बढ़ा दूं तो आपसे पूछा जाता है कि गोलार्धों की अगर बात होती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, अगर जानते हैं कि किस गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है और किस गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। 0 डिग्री रेखा यहाँ से गुजरती है, अक्षांश रेखा जिसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा यहाँ से जब गुजरती है तो ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या कहलाएगा? ये भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और ये भाग क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जानते ही, इसमें कोई बताने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें तो ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में 40% भाग क्या है? 40% ध्यान रखना इसमें जल क्षेत्र है। 40% इसमें जल क्षेत्र है और 60% भाग इसमें क्या है? स्थल क्षेत्र है।
ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में 40% केवल जल है और 60% क्या है, स्थल क्षेत्र है। इसीलिए जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध को ध्यान रखना, इसको स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है, क्योंकि स्थल भाग की मात्रा इसमें ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में आंकड़े थोड़े से क्या हैं, अलग प्रकार के हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 81% भाग जल है और केवल 19% भाग क्या है, स्थल है। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में 81% भाग क्या है, जल क्षेत्र है, जल क्षेत्र है, जबकि केवल 19% भाग क्या है, 19% भाग स्थल क्षेत्र है, स्थल क्षेत्र कहलाता है। और इस मंडल को हम बोलते हैं, ये गोलार्ध आपका कहलाएगा जलीय गोलार्ध, जलीय गोलार्ध कहलाता है। तो ये थोड़े से आंकड़े आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ये आंकड़े इस तरह से आपको थोड़ा याद रखने हैं। ठीक है। अब देखिए बात हो रही है जल मंडल की, तो आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर जो कुल आप जल क्षेत्र देख रहे हैं, जल मंडल का कितना भाग पीने योग्य है, स्वच्छ जल कितना % है, या पानी के लिए मौजूदा अभी हमारे पास कितना जल है। तो ध्यान रखना 1% से भी कम भाग है जो हमारे पीने लायक है। कुल स्वच्छ जल की बात करें तो वो 2.75% है, जिसमें से 2.05% भाग किसमें है, हिमानियों के रूप में है, हिम टोपियों के रूप में, ग्लेशियर की फॉर्म में जमा है ध्रुवों पर और पर्वत श्रृंखलाओं पर। भूगर्भिक जल की आप बात करें तो देखिए कितना है, 1% से भी कम भाग आपके पानी के लिए नदियों में, झीलों में या जमीन के अंदर से जो हम पानी निकालते हैं वो कितना है। तो पृथ्वी पर जल का वितरण, यहाँ पर थोड़े से आंकड़े और जान लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए आप, पृथ्वी पर जल का वितरण। पृथ्वी पर जल के वितरण की हम बात करें तो आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा जल का भाग कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा महासागरों में है। महासागरों में कुल जल की मात्रा देखें तो कितनी है, 97.25 है। ठीक है। तो महासागरों में 97.25 इतना प्रतिशत जल महासागरों में है। और ये सारा का सारा जल कैसा है, लवणीय है, सेलाइन वाटर है या खारे पानी का, खारा पानी है, खारा पानी, सेलाइन वाटर। ठीक है, इस तरह की स्थिति बनेगी। दूसरा हम बात करें, दूसरी सबसे ज़्यादा मात्रा में जल कहाँ पर है, हिमानियों के रूप में है, ग्लेशियर, हिमानिया एवं हिमटोपियां, आइस कैप्स। हिमानिया और हिमटोपियों के रूप में जल जो आपका पाया जाता है ये 2.05% है, 2.05% जल इस रूप में पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जल आप देखें क्या है, भूमिगत जल है। जमीन के अंदर जो जल आप बारिश होती है, पानी नीचे चला जाता है, वो किस में आ जाता है, भूमिगत या भूगर्भिक जल के अंदर आ जाएगा, जो आपका भूगर्भिक जल के रूप में जाना जाता है या भूमिगत जल। तो लगभग 0.68% क्या है, भूमिगत जल के रूप में जाना जाता है, भूगर्भिक जल के रूप में जाना जाता है।
और हम बात करें झीलों की और नदियों की, जो दुनिया भर का जल आप झीलों में नदियों में देखते हैं, ये कुल जल का मात्र कितना है? 0.01% है। तो नदियों और झीलों की अगर बात होती है, नदियों तथा झीलों, तो नदियों और झीलों में जो जल है वो 0.01% है, 0.01% है। और जो मृदा में नमी है, नमी जो मिट्टी सोख लेती है, उससे अगर जल निकाला जाए, उससे अगर जल को निकाल कर बाहर किया जाए तो 0.005% भाग किस में आता है? मृदा में पाई जाने वाली नमी के अंदर आता है। और वायुमंडल के अंदर जो जलवाष्प के रूप में पाया जा रहा है, वायुमंडल के अंदर जो जलवाष्प के रूप में जल है वो मात्र कितना है? 0.001% है। ठीक है। वायुमंडल में आप देखते हैं जो नमी है जिससे हमें वर्षा मिलती है, ये कुल जल क्षेत्र का मात्र कितना है? 0.001% जल है। और जैव मंडल में मतलब जितने भी जीव जंतु हैं और जितने भी पेड़ पौधे हैं, अगर उनमें से जल को निकाला जाए, हमारा शरीर भी ज़्यादातर किससे बना है? जल से ही बना हुआ है। तो अगर जैव मंडल से बायोस्फीयर को पूरे के पूरे को लेकर उससे जल को बाहर निकाला जाए तो ये कुल जल का मात्र 0.4 बार 0 लगा के 4 लगा दो तो ये जैव मंडल वाला जल कहलाता है, जैव मंडल। तो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में जो जल आप देखते हैं वो मात्र कितना है? 0.00004% जल है। इतना जल हमको केवल मिलेगा सारे पेड़ पौधों से और हम सब में से अगर पानी निकाला जाएगा। तो स्वच्छ जल की अगर बात होती है तो ये तो लवणीय जल है। स्वच्छ जल मात्र कितना है? स्वच्छ जल या फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी मात्र कितनी है? 2.75% है। 2.75% जल है। और उसमें से भी आप देख लो इतना जल तो किसके रूप में जमा है? बर्फ के रूप में जमा है, हिमानियों के रूप में ध्रुवों पर, और आपके जितने भी ग्लेशियर हैं उसकी फॉर्म में है। केवल हमारे पास बचा कितना? 0.70% जल ही हमारे पीने योग्य है या हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। पृथ्वी पर जल के वितरण को आप देखें तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना खारा पानी है और कितना हमारे पास मीठा पानी है, इसी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है। अब देखिए हम बात करें महासागरीय उच्चावच की, ओशियनिक रिलीफ फीचर्स की बात करें, महासागरीय उच्चावच की देखिए बात की जाए तो यहाँ पर एक पॉइंट लेकर चलते हैं हम, महासागरीय उच्चावच। ठीक है। तो मैंने बताया जिस तरह से महासागरों, जिस तरह से पृथ्वी के ऊपरी सतह पर उच्चावच दिखाई देते हैं, इसी तरह से पृथ्वी जो महासागरों के जो नीचे के भाग हैं उसमें हम क्या पाए जाते हैं? उसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर अब एक हिप्सोमेट्रिक ग्राफ अगर खींचें, उच्च ज्यामिति वक्र को अगर खींचा जाए तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी पृथ्वी पर औसत गहराई कितनी है और हमारी पृथ्वी पर औसत ऊंचाई कितनी है। मतलब समुद्र के नीचे क्या स्थिति है और समुद्र के ऊपर की क्या स्थिति है, इसको आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक हिप्सोमेट्रिक ग्राफ बनाता हूँ, उच्च ज्यामिति की ग्राफ। ठीक है। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिख लिए कुछ पॉइंट।
भूपृष्ठ की ऊपरी सतह पर जिस प्रकार विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां दिखाई देती हैं उसी प्रकार महासागरों की तली में विभिन्न प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं जिसे महासागरीय उच्चावच कहते हैं। जिसे महासागरीय उच्चावच कहा जाता है। ठीक है, तो महासागरीय उच्चावच आप जानेंगे जैसे भूपृष्ठ के ऊपर पर्वत, पठार, मैदान, खाड़ियां दिखाई देती हैं, इसी तरह से गहराई में भी आपकी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, यहाँ पर ध्यान रखें, उच्च ज्यामिति वक्र द्वारा इसे समझा जा सकता है। तो उच्च ज्यामिति वक्र की बात करें तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि भूपृष्ठ का कौन सा भाग गहरा है, या महासागरों की गहराई और महाद्वीपों की ऊंचाई के बारे में पता चल जाएगा। तो बहुत सिंपल होता है। हिप्सोग्राफिक कर्व की बात करें तो यहाँ से मान लीजिए इस तरह से हम एक लाइन खींच लेते हैं। इस तरह से एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ की स्थिति की मैं बात करूँ। ठीक है, ये लाइन हमने यहाँ पर इस तरह से खींच ली। तो देखिए यहाँ पर स्थिति की बात करें तो ये मान लीजिए महा ऊंचाई पर उठे हुए भाग है। इस तरह से इस तरह की स्थिति बनेगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और उसके बाद आप देखें महाद्वीपों की, महासागरों की गहराई, इस तरह की स्थिति को हम लेकर चलें तो ये एक तरह से क्या बन जाएगा, हिप्सोग्राफिक कर्व आपका बन जाएगा। तो मान लीजिए इसको ऐसे ले लेते हैं, यहां तक हमने मान लिया, तो ये तो 0 हो गया। 0 से ऊपर ले लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, या ऊपर तक जाएं 8 8 इस तरह की स्थिति को हम ले लेते हैं। ऊपर 9 10 तक आगे तक चले जाए। ठीक है, ये ऊंचाई क्या है, किलोमीटर के आधार पर है। ऊंचाई किलोमीटर में, और यहां से हम क्या करें, गहराई ले लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर 10 तक। तो ये गहराई हो जाएगी किलोमीटर में, गहराई किलोमीटर के अंदर।
तो ऐसी स्थिति अगर आप देखें तो यहाँ पर ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई की हम बात करें, ये मान लीजिए ऊंचाई है, इस तरह से ये क्या है, वो पृष्ठ वाला क्षेत्र है, और यहाँ से ये क्या है, महासागर है। इस तरह की स्थिति है। तो महासागरों की गहराई और महाद्वीपों की ऊंचाई को अगर आप देखें तो ध्यान रखना, महाद्वीपों की औसत ऊंचाई मात्र 840 मीटर है, जबकि महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर महाद्वीपों की औसत ऊंचाई और महासागरों की औसत गहराई, महासागरों की औसत गहराई, दोनों में अंदाज़ा लगा लिए जमीन आसमान का अंतर है। पहली चीज़ तो देखिए, केवल स्थल भाग कितना है, स्थल भाग मात्र आपका 29% है, 29% भाग स्थल भाग है, और उसमें से भी आप देखें एक ही महासागर इतना बड़ा है। अगर आप प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल को देखें तो लगभग 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, और हमारे पास कुल स्थल क्षेत्र सारे महाद्वीपों को मिलाकर मात्र कितना है, 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर का है। तो जितने महाद्वीप हैं, जितने सातों के सातों महाद्वीप हैं, वो सारे एक ही महासागर में समा जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी चीज आप देखें, महाद्वीपों की मात्र औसत ऊंचाई कितनी है, 840 मीटर है, इतनी औसत ऊंचाई है, और महासागरों की गहराई आप देख रहे हैं कितनी है, 3800 मीटर, इतनी इसकी क्या है, औसत गहराई है। तो महासागर जितने ऊंचे महाद्वीप नहीं हैं उससे कितना गुना आप देख रहे हैं, कितना गुना यहाँ पर क्या है, गहराई है महासागरों की। तो ये पूछा जाता है, ध्यान रखना, महाद्वीपों की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 840 मीटर है, और महासागरों की औसत गहराई कितनी है, तो ये 3800 मीटर महासागरों की औसत गहराई कहलाती है। तो इसको हम बोलते हैं हिप्सोग्राफिक कर्व कहलाता है, ये हिप्सोग्राफिक कर्व। ठीक है, कर्व भले ही समझ में नहीं आए कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखें औसत ऊंचाई और औसत गहराई को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे, देखिए मैप में थोड़ा सा समझ लेते हैं महाद्वीपों की, महासागरों की स्थिति। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक महासागर आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये महासागर है, इस तरह से एक महासागर है, ये लगभग ओ आकार का महासागर दिखाई दे रहा होगा। इस महासागर को हम क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर बोलते हैं। प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, ये पूरा प्रशांत महासागर है। अब इधर की तरफ बात करें, उत्तरी अमेरिका, और इधर की तरफ आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका के आगे अफ्रीका और यूरोप, इस बीच में एक एस आकार का महासागर बनता है। ये एस आकार का महासागर यहाँ बनता है। इस महासागर को हम क्या बोलते हैं, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक महासागर, तीसरा बड़ा महासागर, और तीसरे बड़े महासागर को अगर आप देखें तो या तो आप इसको देखें वी आकार का दिखाई देता है, या इसको आप देखें तो ये एम आकार का भी दिखाई देता है। तो इस महासागर को हम क्या बोल देंगे, हिंद महासागर बोलते हैं। तो ये महासागर क्या कहलाता है, हिंद महासागर। तो ये हिंद महासागर आपसे इस तरह से, या हिंद महासागर कहलाएगा।
और महासागरों के कोनों पर कुछ सागर नजर आते हैं, तो उसकी भी हम बात करेंगे। ऊपर की तरफ आर्कटिक कहलाएगा, आर्कटिक महासागर, और नीचे की तरफ अंटार्कटिक महासागर। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखें कुछ चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और मैप ले लेता हूँ, इस पर कुछ चीज़ों को मैं आपको बता दूँ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे, यहाँ पर एक सागर नज़र आता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, ये कहलाता है अरब सागर। तो महासागरों के किनारों पर क्या होते हैं, अरब सागर दिखाई देते हैं। और इधर की तरफ आप जानते हैं क्या है, बंगाल की खाड़ी कहलाती है। उसके बाद ये जो भाग आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक सागर नज़र आता है, यहाँ पर भी क्या है, एक सागर नज़र आता है। और इस सागर को क्या बोलते हैं, ये आप ध्यान में आ ही गया होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर बोलते हैं, भूमध्य सागर कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद एक सागर आप यहाँ पर नज़र आता है, ये जो एक सागर है, इस सागर को हम क्या बोल देंगे, इस सागर को बोल देते हैं लाल सागर। ये कैस्पियन सागर कहलाता है, लेकिन कैस्पियन सागर सागर नहीं है, कैस्पियन सागर क्या है, झील है। जबकि यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर सागर है, ये कहलाता है काला सागर। तो काला सागर ध्यान रखना सागर है, जबकि कैस्पियन सागर क्या है, झील है। कैस्पियन सागर क्या कहलाती है, झील कहलाती है। तो कैस्पियन सागर झील है। उसके बाद यूरोप, और यूरोप के उत्तर में यहाँ पर एक सागर और नज़र आता है, इस सागर को बोलते हैं क्या, इस सागर को बोलते हैं उत्तरी सागर, नॉर्थ सी कहलाता है, उत्तरी सागर। और यहाँ पर भी एक सागर नज़र आ रहा है, इस सागर को हम बोलते हैं सफ़ेद सागर बोलते हैं, या वाइट सी बोलते हैं, सफ़ेद सागर। एक सागर यहाँ नज़र आता है, इसको हम बोलते हैं बाल्टिक सागर। आप एटलस लेके इन जगहों को ढूंढते रहिए, कहाँ पर कौन सा सागर है। तैयारी करने का यही तरीका है कि चीज़ों को आप खुद से खोजेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अब ये चीन है, और चीन के नीचे यहाँ पर एक सागर है, इस सागर को हम क्या बोलते हैं, इसको दक्षिणी सागर बोलते हैं, दक्षिणी सागर कहलाता है। और यहाँ पर एक सागर है, इसको जापान सागर बोलते हैं, जापान सागर बोलते हैं। और यहाँ चले जाएं इस रूस के इस किनारे, पूर्वी किनारे, तो इसको ओखोटस्क सागर बोलते हैं, ओखोटस्क सागर कहलाता है, ये ओखोटस्क सागर कहलाएगा। और उसके बाद यहाँ पर एक सागर बन रहा है, इस पर जो सागर बनता है इसको बेरिंग सागर बोलते हैं, बेरिंग जल संधि बताया था मैंने, बेरिंग सागर। और ऊपर एक सागर बनता है, इसको चुक्खी सागर बोलते हैं, चुक्खी सागर कहलाता है, चुक्खी सागर कहलाएगा ये। ठीक है। इस तरह से कुछ सागर नजर आ रहे होंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इधर की तरफ न्यूजीलैंड, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक सागर है, जिसको हम बोलते हैं क्या, तस्मान सागर बोलते हैं। तस्मान सागर किसके मध्य है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ध्यान रखना तस्मान सागर आपको दिखाई देता है। और उसके बाद यहाँ पर इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक सागर दिखाई देता है, जावा सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया के, तो इसको हम बोलते हैं जावा सागर, जावा सागर। उसके बाद ये कैरेबियाई द्वीप हैं, इस कैरेबियाई द्वीपों के बगल में यहाँ पर भी एक ऐसी स्थिति बन जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, इसको कैरेबियाई सागर
बोल देते हैं। तो ये कैरेबियाई सागर भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो खाड़ी है इसको आप जानते ही हैं, क्या बोलते हैं? मैक्सिको की खाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी कहलाती है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी। हालांकि खाड़ियों की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी या हडसन की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी, बात कर चुके हैं हम खाड़ियों के बारे में पहले ही। तो ये ध्यान रखना, महासागरों के किनारों पर कुछ सागर नजर आते हैं जिनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये नाम कभी पूछे जाएं कहाँ पर हैं तो आपके दिमाग में थोड़ा सा आ जाना चाहिए कि कौन सा सागर कहाँ पर है। व्हाइट सी कहाँ पर है, उत्तरी सागर कहाँ पर है, कैरेबियाई सागर कहाँ पर है। तो ये कुछ सागर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैप है तो उसमें है, एटलस है तो उसमें आप अपने आप टिक करते चले जाइए। ठीक है, अब देखिए हम बात करें महासागरीय उच्चावच की। महासागरीय उच्चावच की हम बात कर रहे थे। तो महासागरीय उच्चावच को मोटे तौर पर देखा जाए तो 4 भागों में बांटा गया है, और छोटे छोटे इसमें और भी पार्ट हैं, लेकिन मोटे तौर पर इसको क्या करते हैं, 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो यहां पर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट डालें आगे, महासागरीय उच्चावच को 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला भाग आपका कहलाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट। तो महाद्वीपीय मग्न तट हम बोलेंगे, पहला भाग क्या कहलाएगा, महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। दूसरा भाग कहलाता है महाद्वीपीय ढाल या कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। तीसरा भाग कहलाता है नितल मैदान, नितल मैदान या एबिसल प्लेन्स। तो जो विस्तृत मैदानी भाग होते हैं समुद्रों के गहराई में, उनको हम क्या बोलते हैं, नितल मैदान या गहरे सागरीय मैदान इसको कहा जाता है। नितल मैदान या गहरे सागरीय मैदान। तो सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र होते हैं गहरे सागरीय मैदान। और अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो ये कहलाते हैं महासागरीय गर्त। ओशिनिक ट्रेंच कहा जाता है, ओशिनिक ट्रेंच इसको बोलते हैं। तो महासागरों के जो सबसे गहरे बिंदु होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रेंच बोल देते हैं। तो इस तरह से चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। अब ये क्या है, कैसे इनसे प्रश्न बनते हैं, क्या मतलब है, इसको जान लेते हैं। तो पहली चीज़ तो आप ध्यान रखें, महाद्वीपों के वह भाग जो जल में मग्न रहते हैं, महाद्वीपों के वह भाग जो जल में डूबे रहते हैं, जल में मग्न रहते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो आपके कहलाएंगे महाद्वीपीय मग्न तट कहलाते हैं। ठीक है, तो महाद्वीपों के वह भाग जो जल में डूबे रहते हैं वो क्या कहलाएंगे, महाद्वीपीय मग्न तट कहलाते हैं। और दूसरी हम बात करें महाद्वीपीय ढालों की, तो ध्यान रखना, महाद्वीपों के अंतिम बिंदु जो होते हैं, अंतिम बिंदु का मतलब है इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, महासागर शुरू हो जाएगा।
तो महाद्वीपों के अंतिम बिंदु क्या कहलाते हैं, या वह क्षेत्र जो मैदानी भाग को, नितल मैदानों को महाद्वीपों से अलग करते हैं, वह भाग आपका कहलाता है महाद्वीपीय ढाल। और बात करें नितल मैदान की, तो नितल मैदान आपके सबसे विस्तृत भाग होते हैं, और महासागरीय गर्त जो होते हैं, तो महासागरों के सबसे गहरे बिंदु, महासागरों के सबसे गहरे बिंदु क्या कहलाते हैं, वो आपके महासागरीय गर्त कहलाते हैं। तो महासागरों के सबसे गहरे बिंदु अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो महासागरों के सबसे गहरे बिंदु आपके ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। अब इसमें कई तरह की स्थलाकृतियां देखिए बन जाती हैं, तो उस तरह से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। तो देखिए इस तरह से मान लीजिए यहाँ से ये महाद्वीप है और ये महाद्वीपों के भाग हैं, ये स्लोप आपका आ गया, इस तरह से स्थितियां दिखाई देती हैं। यहाँ पर गोयाट दिखाई देते हैं, इस तरह से ये ज्वालामुखी दिखाई देते हैं, इस तरह से ये स्थिति नज़र आती है। ठीक है, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है, और इसको इस तरह से आप मान के चलें, ये क्या है, समुद्र का तल है, ये समुद्र तल है और ये समुद्र की तली है। तल और तली में ध्यान रखना अंतर होता है, समुद्र का तल और समुद्र की तली। इस तरह से मान लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक है, और ये पूरा का पूरा समुद्र, ये हिस्सा है स्थल भाग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी स्थिति को देखा जाए तो ये जो भाग आप देख रहे हैं ये तो महाद्वीप हो गया। अब महाद्वीपों के वह भाग जो समुद्र में डूबे होते हैं, तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, ये हिस्सा कहलाता है महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। तो जितनी भी नदियां यहाँ पर बहकर आएंगी, वो नदियां सारे के सारे अवसादों का निक्षेपण कहाँ करेंगी, इसी भाग में ही सबसे ज़्यादा अवसादों का निक्षेपण होगा। और अवसादों का निक्षेपण सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा, अवसाद यहाँ पर जमा होंगे, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा आप देखेंगे जो पेट्रोलियम है या प्राकृतिक गैस है वो कहाँ पर पाई जाएगी, इसी भाग में पाई जाएगी। ये क्षेत्र आपका हो गया। उसके बाद महाद्वीपों के वह भाग जो महासागरों को अलग करते हैं, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है महाद्वीपीय ढाल कहलाता है, महाद्वीपीय ढाल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ये नितल मैदान है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, नितल मैदान कहलाता है। और इस नितल मैदान में विभिन्न आकृतियां दिखाई दे रही हैं, ये आकृतियां दिखाई दे रही हैं। इस तरह से जो भाग इसमें बनेगा ये क्या कहलाएगा, ये ज्वालामुखी द्वीप कहलाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए लगातार ज्वालामुखी, यहाँ पर ज्वालामुखी का इस तरह से टीला बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या होता चला गया, अपर्दन हो गया। और अपर्दन होते होते ये क्या हो गया, एक चबूतरे के समान दिखाई दे गया। तो महाद्वीपों के, महासागरों की गहराई में जो चबूतरे बन जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको गुयोट कहा जाता है, ये गुयोट कहलाते हैं। ठीक है, गुयोट कहलाएंगे। और यहीं पर अगर कोई प्लेट में आपस में इस तरह से अभिसरण हो गया है, अब एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो गहरी गहरी खाइयाँ बन जाएंगी। तो इस क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं, गर्त बोल देते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंच बोल देते हैं। ठीक है, तो महासागरों के सबसे गहरे बिंदु क्या कहलाते हैं, वो आपके ट्रेंच कहलाते हैं। तो वो ट्रेंच है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा
मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में है, मैरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में है, ये सबसे गहरा गर्त है, सबसे गहरा गर्त आपका कहलाता है। तो सबसे गहरा गर्त पूछा जाए तो कौन सा है? मैरियाना गर्त है। तो मैरियाना गर्त ध्यान रखना सबसे गहरा गर्त आपका कहलाता है। ठीक है, तो मैरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त कहलाता है। तो ये आपका पूछा भी जाता है कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो इसको हम मैरियाना गर्त बोलते हैं। तो उच्चावच की बात करें तो ये जो भाग है, ये जो भाग है ये क्या है? इस तरह से आकृतियां दिखाई देती हैं। कहीं उठे हुए भाग हैं, कहीं ज्वालामुखी के कारण बन गया है, और यही हिस्सा अगर और ऊपर आ जाता है तो ये द्वीप के रूप में दिखाई देने लगते हैं, और ये गहरा भाग क्या कहलाता है? ट्रेंच कहलाता है। तो इस तरह से अब देखा जाए तो इसको 4 भागों में इस तरह से बांट लेते हैं। ठीक है, अब जितना आज जो पार्ट आपका कराया है उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा का पूरा, उसके बाद इसको पढ़ेंगे हम स्टार्टिंग से। तो देखिए यहाँ से हम बात कर रहे थे जल मंडल की, तो जल मंडल की यहाँ पर बात कर रहे थे, तो इसमें क्या क्या पार्ट आपको पढ़ने हैं? एक तो आपको महासागरीय उच्चावच के बारे में हम पढ़ेंगे जो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, दूसरा लवणता के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा महासागरीय धाराएं हम पढ़ेंगे, और चौथा भाग इसमें कौन सा आ जाता है? महासागरों की विशेषताओं के बारे में भी पढ़ा जाएगा। उसके बाद देखिए जलमंडल की बात होती है, और हम भूपृष्ठ पर जलमंडल में जल के वितरण की बात नहीं करें तो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आपको पता ही है कि जलमंडल की यहाँ पर हम बात करें तो जलमंडल 5 महासागरों में विभाजित है, और ये कुल कितना है? 70.8% क्षेत्र में 71% भाग पृथ्वी का क्या है? जल से घिरा हुआ है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था पृथ्वी का कितना है? 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर का पृथ्वी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है। उसमें से अकेले 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर में क्या है? केवल जल मंडल आपका आता है, और उसमें से प्रशांत महासागर अकेले 16 करोड़ में फैला हुआ है। 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर में आता है प्रशांत महासागर। तो ये सबसे बड़ा महासागर कहलाता है। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर मिलकर कुल जल क्षेत्र का कितना भाग घेरे हुए हैं? 90% भाग। उसके बाद 10% में आपका आता है अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, या दक्षिणी महासागर और उत्तरी महासागर। तो ये क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए क्रम में भी है। ये सबसे बड़ा महासागर है, तो ये सबसे क्या होगा? छोटा महासागर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पृथ्वी पर, आप देखेंगे 2 गोलार्ध दिखाई देते हैं, उत्तरी गोलार्ध है और एक दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध के 40% भाग पर केवल पानी है, और 60% भाग किससे घिरा हुआ है? स्थल भाग से घिरा हुआ है। इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध को हम क्या बोल देते हैं? इसको स्थलीय गोलार्ध बोल देते हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में केवल 19% भाग स्थल है, 81% ये पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? जलीय गोलार्ध बोल देते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि पृथ्वी पर किस प्रकार से जल का वितरण पाया जाता है। तो पृथ्वी पर जल के वितरण की देखिए बात होती है, तो यहाँ पर अब देखें महासागरों में कितनी जल राशि पाई जाती है? 97.25% जो है वो जल राशि महासागरों में है, और सारा का सारा जल जैसे वो क्या है? सारा का सारा जल लवणीय जल है, खारे पानी का जल पाया जाता है। तो पीने योग्य पानी 97.25 नहीं है, केवल हमारे पास पीने योग्य पानी कितना है? 2.75 है, जिसमें से 2.05% तो किसमें है? बर्फ की फॉर्म में है, ग्लेशियर पर जमा है, चाहे वो ग्लेशियर ध्रुवों पर बने हों, अंटार्कटिका पर बने हों, चाहे बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर बने हों। तो 2.05% जल जो है वो क्या है? हिमानियों और हिम टोपियों के बीच में है। जमीन के अंदर जो जल है वो 0.68% है। नदियों और झीलों में जो जल दिखाई देता है
वो मात्र 0.01% है। इतने आंकड़े याद नहीं रखने हैं, 1-2 आपको आंकड़े जरूर याद रखे हैं। या कितना जल पीने योग्य है, तो आप देख रहे हैं 0.7% जल केवल पीने के लिए अवेलेबल है। वही जल किसमें है, नदियों में है। वही जल आप देखें भूगर्भिक जल के रूप में है। तो ये सारा का सारा 0.7% में आता है, जो ध्यान रखें, जो हमारे लिए अवेलेबल है। तो इसलिए जल ही जीवन वाली स्थिति आपकी बनती है, क्योंकि जल जब नहीं रहेगा तो जीवन भी आपका संभव नहीं है। उसके बाद देखिए हम बात कर रहे थे महासागरीय उच्चावच की। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि किस प्रकार से महासागरीय उच्चावच दिखाई देते हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे कर्व की। तो इस कर्व को भले ही आप ध्यान नहीं रखो, लेकिन ये ध्यान रखना कि महाद्वीपों की औसत ऊंचाई कितनी है और महासागरों की औसत गहराई कितनी है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने कुछ आपको महासागरों की आकृतियां बताई थी, ये सागर बताए थे। और उसके बाद हम महासागरीय उच्चावच की बात कर रहे थे, जिसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो 4 भागों में है, एक तो आपका महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है, मतलब महाद्वीपों के वह भाग जो जल में मग्न हैं वो महाद्वीपीय मग्न तट बोलेंगे। और महासागर और महाद्वीपों को अलग करने वाली जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय ढाल बोलते हैं। और जो विस्तृत भाग है वो क्या कहलाता है, नितल मैदान है। इसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां नजर आती हैं, गोयाट है, ज्वालामुखी द्वीप है, सी माउंट है, ये सारी की सारी स्थितियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। और उसके बाद महासागरीय गर्त या ओशिनिक ट्रेंच, या महाद्वीपों के गहरे बिंदु, महासागरों के गहरे भाग को हम क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं, खाई कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे गहरी गहरी खाइयाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो सबसे गहरी खाइयाँ ध्यान रखना प्रशांत महासागर के अंदर ही पाई जाती है। तो इस तरह ही आज रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे करवाया जाएगा। धन्यवाद सभी लोगों के जुड़ने के लिए, थैंक यू।